जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी लोगों का हमारे यूनिक सेंटर पर मोस्ट वेलकम है। तो भाई जैसे आप लोगों की ऑन डिमांड थे कि हमारे को क्या करें कि जो 12th क्लास की जो इंडियन इकोनॉमी के होते हैं सारे के सारे क्या चैप्टर्स एक बार दोबारा आप पढ़ा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पढ़ाए थे पहले वो लगभग 2 से 3 साल पहले का जो कंटेंट वो काफ़ी पुराना है। वहाँ पर बहुत सारे लाइटिंग को लेकर दिक्कत आती, वर्ड्स क्लियर नहीं होते, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। ठीक है, आप बाकी कमेंट भी चेकआउट कर सकते हो। अब तो मैंने कहा यार चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों की जब डिमांड है तो जब आप लोग चाहते हो कि उस चीज़ को दोबारा से स्टार्ट की जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम शुरू कर देते हैं। तो देखो हमारा क्या होता है कि जो इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर हमने पहले कवर कर लिया था, सेकंड कवर कर लिया था, थर्ड कर लिया था, और आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे वो चैप्टर हमारे को 4 कवर करना है। लेकिन यार आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जानना जरूरी है। आप तो कंपल्सरी 2 से 3 वीडियो आप मेरी जरूर देखें। पहली वीडियो अगर हम बात करेंगे कि आपको 3 महीने के अंदर आपको कैसे अपनी तैयारी करना है ये, और दूसरी आपको आंसर को लिखना कैसे वो, और तीसरा आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे, ये 3 वीडियो अपना कंपलसरी देखो। बाकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ अब आपको क्या करना है, मेन जो आपकी लड़ाई होगी वो बोर्ड के लेकर होगी। ठीक है, बोर्ड को लेकर होगी, तो उससे पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर्ड करना है। ठीक है, और मैंने आपसे क्या कहा था भाई, ये जो हमारी वीडियोस चल रही होगी ये थोड़ा सा लेंथी जाएगी। रीज़न क्या होगा, हम कोशिश करेंगे कि एक पार्ट्स के अंदर या 2 पार्ट के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर्स होंगे वो समेटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, हमारा चैप्टर नंबर क्या है, 4 है औद्योगिक विकास की रणनीतियाँ। तो हम वही चीज़ें पढ़ेंगे, वही टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिलेवेंट है। बात सुनिए, और पढ़ने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, पहले हम देखेंगे इसमें किन किन टॉपिक्स को करना है और कितना पढ़ना है हमें। तो इसमें हमें स्पेशली क्या 5 टॉपिक को पढ़ना है। क्या करो, 5 टॉपिक को पढ़ना जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है कि औद्योगिक विकास का महत्व। जैसे हमने कृषि वाले में पढ़ा था कि जो इंडस्ट्री सेक्टर होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो वैसे इंडस्ट्री जो यहाँ पर इंडस्ट्री सेक्टर होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो पढ़ेंगे। दूसरा हमारा कह रहा है कि 1956 की औद्योगिक, सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये। ठीक है, पेपर में हमेशा लास्ट टाइम में बता के गया था, इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से एक बार तैयार कर लेना ये। और तीसरा टॉपिक हमारे को देखना है छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं उसकी विशेषता पढ़नी है। फिर उसके बाद देखना है कि औद्योगिक विकास में सरकार की क्या भूमिका रही थी। और फिर लास्ट हमारे को टॉपिक देखना यहाँ पर क्या है कि आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति। ये गिने चुने हमारे पास क्या 5 से 6 टॉपिक है, और कोशिश हमारी होगी कि हम एक वीडियो के अंदर, इसी वीडियो के अंदर क्या होगा, इस पूरे के पूरे 4 चैप्टर को क्या कर लेंगे, समेट देंगे। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 1 बाय 1 टॉपिक को कवर करते हैं। पहला टॉपिक हमारा कह रहा है कि औद्योगिक विकास के महत्व को समझाइए। अब देखो यार, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि थोड़ा सा इसको पंचवर्षीय योजना से भी कनेक्ट करके चलिए कि यहाँ पर हमने देखा था कि जो कृषि के बारे में पहला हमने काम किया था, तो जो यहाँ पर कृषि पंचवर्षीय योजना का जो कंसेप्ट है हमारा वो क्या था, 1951 से लेकर 1956 का कंसेप्ट हमने वहाँ पर पढ़ा था। क्लियर है यहाँ तक, बात सुनिए यहाँ तक। फिर उसके बाद 1956 से लेकर 1961 का जो कंसेप्ट था वो हमने किस में पढ़ा था, वो हमने यहाँ पर पढ़ा था, वो उद्योग वाले बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पर कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे कि कृषि क्षेत्र का यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना है। बात समझ आ रही है यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम देखो यहाँ पर पहला टॉपिक समझते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र का महत्व। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि घर में अगर मान लो हमारी जो सिस्टर्स वगैरह होती है, या मान लो भाई वगैरह कोई भी, अगर वो कहीं चले जाते हैं, ठीक है, किसी काम के पर्पज़ से, तो क्या उनकी कोई इंपॉर्टेंस का हमें एहसास होता है? तो आप लोगों को सर बिल्कुल होता है। ठीक है, तो वही समझना कि जो हमारी इकॉनमी होती है, जो इंडियन इकॉनमी होती है, उस इकॉनमी के अंदर, ठीक है, उस इकॉनमी के अंदर जो हमारा एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेक्टर है उसका क्या रोल प्ले, वो कहाँ कहाँ अपना कंट्रीब्यूशन देता है, ये हमें टॉपिक को देखना है। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। पहला देखो किसके अंदर अगर बात करेंगे, जीडीपी में वृद्धि। अब जीडीपी क्या होती है आप लोगों को पता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है, कमेंट करके आप लोग वहां पर बताइए। तो मैंने आपको जीडीपी का क्या मतलब बताया था कि भाई एक टाइम के दौरान, एक पर्टिकुलर ईयर के दौरान क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमी होती है, ठीक है, हमारी जो आर्थिक सीमा क्षेत्र होती है उसके अंदर जितनी भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, तो उसी उत्पादन के जोड़ को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, जीडीपी।
क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो आज के समय में हम बात करेंगे, थोड़ा सा हमारे निराशाजनक वाली बातें होती है। क्यों? क्योंकि हम जो इंडस्ट्री सेक्टर ना हम उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। क्योंकि आपको लास्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर हमने देखा था कि हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन होती है उसमें लगभग क्या 72% लोग कहाँ पर किसमें इन्वॉल्व है, वो एग्रीकल्चर में। तो बहुत थोड़ा सा निराशाजनक वाली बातें होती है कि जिससे GDP बढ़ती है लेकिन जिस रेट से दूसरे कंट्री की बढ़ रही है, जो डेवलप कंट्री होती है, उसके हिसाब से हम बहुत क्या पीछे हैं। तो आप इसमें कह सकते हो कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसके अंदर भी क्या होता है, मतलब जो GDP होता है क्या उसका रोल प्ले होता है, GDP में करते हैं। दूसरा कह रहे हैं आज के समय में आप देखोगे कि ये क्या करता है कि रोजगार का सृजन करता है। जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है तो उसके द्वारा क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है उसके ऊपर मतलब बहुत अच्छे से वर्क किया जाता है। तीसरा कह रहा है कृषि यांत्रिकृत साधनों का स्रोत। अब देखो अभी मैंने आपसे सारे की सारी चीज़ पूरी तरह से क्या कनेक्टेड है। पूरी इकोनॉमी क्या होती है, एक तरह से क्या होती है यहाँ पर कनेक्टेड है, हर एक चीज़ एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर का हमने चैप्टर पढ़ा था, नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। तो वहाँ पर हमने क्या देखा था कि भाई कृषि क्षेत्र में क्या क्या रहता है। तो अब जो भी हमें वहाँ पर क्या करना है, जो भी हमें रिसोर्स वगैरह चाहिए, ठीक है, जो भी जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया, थ्रेसर मशीन वगैरह हो गई, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारे को कहाँ पर मिलती है, इंडस्ट्री सेक्टर में उसका प्रोडक्शन होता है। तो हम ये भी डेफिनेट कह सकते हैं कि जो उद्योग क्षेत्र होता है वो क्या कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा रोल प्ले क्या करता है, वहाँ पर अदा करता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर कि सभ्यता का विकास। क्या करो? सभ्यता का विकास। तो सभ्यता का विकास का मतलब क्या होता है, जैसे आज के समय आप देखोगे जहाँ पर इंडस्ट्रीज हो जाए, ठीक है, जैसे अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो, जैसे गुड़गांव वगैरह वाला एरिया हो गया, ठीक है, या नरेला वगैरह साइड आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये एरिया बहुत जल्दी क्या होता है डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बहुत सारी क्या बाहर की जो फॉरेनर कंपनीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, वो लगातार यहाँ पर क्या हुआ आ रही है और यहाँ पर उन्होंने अपने पूरी जो कंपनीज होती है उसको पूरा इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। तो इससे कह सकते हैं कि इंडस्ट्री सेक्टर क्या होता है कि जो सभ्यता का विकास करने में भी काफ़ी रोल प्ले करता है। और लास्ट हमारा जो इसमें पॉइंट रहेगा आधारिक संरचना का विकास। अब आप लोग चुपचाप कमेंट करके बता दो कि आधारिक संरचना का मतलब क्या होता है। तो आपको कहोगे सर हमें आपने पढ़ाया था 2 कैटेगरी में चलती है। पहला हमारा क्या होता है कि आर्थिक आधारिक संरचना, दूसरा क्या सामाजिक। अगर आर्थिक में हम बात करेंगे तो जो भी यातायात हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इसके अलावा हम बात करें बैंकिंग, बीमा और सड़क वगैरह हो गया, पर्यावरण वगैरह, ये सारे किस में आएगा, आर्थिक में। अगर हम बात कर देंगे सामाजिक में तो शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या होगा आपका आवास। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कहने की क्या होता है, इन चीज़ों में भी काफ़ी रोल प्ले करते हैं। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ तक होते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम आगे देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया था। अब हम देखते हैं हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषता। अब इस क्वेश्चन को आप रिलेट करो पंचवर्षीय योजना का जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से लेकर 1956 तक गई थी। फिर उसके बाद हमने क्या हुआ कि 5 साल हमने उस सेक्टर पे काम किया था, लेकिन जस्ट उसके बाद क्या कर दिया 1956 से लेकर 1961 में हमने क्या कर दिया, दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मेन थीम थी, जो मेन कंसेप्ट था कि हम इंडस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। क्यों ऐसा कहा गया था? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने क्या कर दिया था, हमारे जो इंडस्ट्री सेक्टर जो सबसे फेमस जिसे हम कहते हैं हैंडीक्राफ्ट का था, उन्होंने पूरी तरह से उसको क्या बर्बाद कर दिया था। तो इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का हमने टारगेट क्या रखा कि हम सिर्फ 5 साल किसके ऊपर काम करेंगे, इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर। अब इसी चीज को लेकर क्या होता है कि जो हमारे नेता थे उस समय के, तो उन्होंने क्या 1956 से रिलेटेड क्या एक औद्योगिक विकास की क्या यहाँ पर नीति बना दी। अब ये नीति देखो कितनी फायदेमंद रही, कितने नुकसान रही, ये हम आगे समझेंगे और इसका रोल प्ले बहुत बड़ा था, ठीक है। तो इस नीति की 3 विशेषता सबसे खास होती है, 3 विशेषता में समझना है। पहली विशेषता क्या थी, देखो उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण। तो आपसे पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जो 1956 की जो नीति बनाई गई थी, तो उसकी पहली जो विशेषता थी, तो उसका क्या कर दिया, जितने भी हमारे इंडिया के अंदर जितने भी इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री को क्या कर दिया गया, उसको कैटेगराइज कर दिया गया। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। तो आप बताओगे इसमें बताना क्या। पहला हिस्सा क्या कहा गया कि हमारे इंडिया की जितनी टॉप लेवल की कंट्री, मतलब टॉप लेवल की क्या इंडस्ट्री थी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, तो उस पर पूरा का पूरा जो कंट्रोल होगा वो कौन करेगा, वो गवर्नमेंट के अंडर में डाला गया। पहले पॉइंट। दूसरा, अब इसी के अंदर 3 पॉइंट हमें बताना। दूसरा पॉइंट हमारा क्या समझना है, जो इससे थोड़ा सा छोटी थी, ठीक है, जो छोटी इंडस्ट्रियाँ थी, तो उनको क्या कर दिया गया, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो क्या कर दी गई, वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई।
और जो स्टार्टिंग हो रही थी, जो नई ग्रोथ कर रहे थे, जो न्यू डेवलप हो रहे थे जो इंडस्ट्री, तो उन पर क्या कर दिया गया, गवर्नमेंट भी और प्लस में क्या होता है प्राइवेट सेक्टर, दोनों उसके ऊपर क्या कर रही थी, काम कर रही थी, और जो डिसीजंस होते थे वो दोनों के द्वारा लिए आते थे। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा क्या, औद्योगिक लाइसेंसिंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये देखो अच्छा भी था बुरा भी था, क्यों, आगे ये चीज़ जब आप पढ़ोगे, जब चैप्टर नंबर एलपीजी का कंसेप्ट हम शुरू करेंगे तो वहाँ पर ये बातें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखो औद्योगिक लाइसेंसिंग, इसमें क्या बताया गया था, इसमें ये कहा गया था कि देखो कोई भी अगर नई इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता, नई कंपनी उसको मतलब इस्टेब्लिश करना चाहता, तो उसको 2 केस करना है। पहला तो क्या करना पड़ेगा, मतलब इस्टेब्लिश करने के लिए, उसकी स्थापना करने के लिए आपको लाइसेंस इशू करवाना पड़ेगा। चलो ये बात तो ठीक थी, लेकिन दूसरी बात जो सबसे गलत लगी थी वो गलत ये थी कि भाई हम देश की ग्रोथ चाहते थे, उस समय के नेताओं ने ऐसा नहीं सोचा। हम देश की ग्रोथ चाहते थे, ग्रोथ चाहने के लिए हमारे को देश को इंडस्ट्री को डेवलप करना जरूरी था, नीति बनाई ठीक है, लाइसेंस लेना ठीक है, लेकिन सबसे जो बड़ी कमी क्या देखी गई कि 1956 में इसमें यह बता दिया गया कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा एक लिमिट डाल दी गई थी, आप इस लिमिट तक प्रोडक्शन करोगे, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा, इससे अबाव ऊपर जाओगे तो आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ेगी। ये सबसे बड़ा नुकसान था 1956 की नीति का। क्यों? क्योंकि इसी को हम आगे चल के रिफॉर्म करवाएंगे, कौन से एलपीजी के चैप्टर में, बात समझ यहाँ तक। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, औद्योगिक रियायतें। अब देखो सरकार ने यहाँ पर क्या प्रमोट किया चीज़ों को कि इंडस्ट्री सेक्टर हमारे को डेवलप करना, उसके लिए प्रमोट वगैरह प्रोसेस किया गया। कैसे किया गया था, तो इसमें सरकार ने क्या कहा, देखो जो भी इंडस्ट्रीज अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही हैं, नई नई कंपनियाँ आ रही हैं, तो यहाँ पर क्या उनकी जिम्मेदारी की जो भी मतलब देखो कंपनी को चलाने के लिए कुछ हमारे को सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है, फ्यूल होता है। ठीक है, क्या होता है, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको कुछ यहाँ पर जो रेट होगी उस रेट को क्या डाउन करेंगे, क्या करेंगे, डाउन, और आपके ऊपर क्या होगा, कम से कम एक फिक्स टाइम तक क्या हम क्या कम से कम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। मतलब कहने की सरकार के द्वारा कुछ यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर छूट दे दी गई। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, डेवलप हुई, लेकिन सबसे बड़ी कमी यहाँ पर आके फंस गई थी, जिससे हमें बहुत बड़े और नुकसान देखने पड़े। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था कि उद्योगों का वर्गीकरण। उस समय हमने क्या देखा था कि जो उद्योग थे उनको क्या 3 कैटेगरी में डाला गया था। तो कैसे डाला गया था अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या था, छोटे पैमाने के उद्योग, और दूसरा क्या था हमारा बड़े पैमाने के, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरा क्या था लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये दोनों डाला गया था। तो अब इन दोनों के बारे में हमें मेन समझना है कि दोनों की विशेषता क्या थी। तो पहले देखेंगे जो छोटे पैमाने के उद्योग थे वो खास क्यों थे, उनकी विशेषता क्या थी। तो पहली विशेषता क्या थी, अब छोटे पैमाने का मतलब देखो इसमें ऐसा गवर्नमेंट ने एक नंबर शो करा था कि अगर कोई भी इंडस्ट्री है जिसका टर्निंग पॉइंट जितना टर्न ओवर, ठीक है, जिसका टर्न ओवर अगर बात करेंगे ओवर टर्न कह सकते हो, जिसमें क्या है कि अगर उसका 5 करोड़ के अप्रॉक्स में है तो उसे स्मॉल में कैटेगराइज किया जाएगा, लेकिन इससे जिसका भी इससे ज़्यादा रहेगा वो कौन से इंडस्ट्री में काउंट होगी, वो आपकी बड़े पैमाने के उद्योग में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा गया, पहली विशेषता क्या थी कि ये रोजगार परक होना। क्या था, रोजगार परक होना। अब रोजगार परक का होने का मतलब क्या होता है कि ये छोटे पैमाने के उद्योग थे, इनको क्या कर दिया, हर कहीं एरिया पे, छोटे छोटे एरिया पे क्या इसको डेवलप किया गया था। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि वहाँ के जो आसपास के लोग रहते थे उनको क्या हुआ, रोजगार प्राप्त हुआ। जब रोजगार प्राप्त होगा डेफिनेटली भाई इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। ठीक है, दूसरा क्या था, समानता परक होना। अब देखो समानता परक होने का मतलब क्या था कि जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, आपने देखे होंगे, उनको क्या होता है कि जो मतलब बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं तो उनको वहीं पर इस्टेब्लिश किया जाता है, लगाया जाता है, जहां पर उन्हें क्या होता है, रॉ मटेरियल्स आसानी से क्या अवेलेबल रहे। लेकिन छोटे पैमाने के उद्योग आप कहीं भी इसको ट्रांसफ़र कर लोगे, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी कॉस्टिंग नहीं आती है। बड़े पैमाने में क्या होता है, आपको ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और वहाँ पर बहुत हैवी अमाउंट में क्या होता है, रॉ मटेरियल से ही होता है। तो इसलिए छोटे पैमाने में ऐसा नहीं था। इसलिए क्या इससे फ़ायदा रहा कि समानता परक होना है कि इसे हम कहीं भी किसी भी टाइम इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वहाँ पर लास्ट पॉइंट इससे कह रहे हैं कि अल्प निवेश की आवश्यकता। अब वही सोचो, अगर कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको बहुत एक हैवी अमाउंट की इंडस्ट्री नहीं, मतलब हैवी अमाउंट नहीं चाहिए, मतलब एक हैवी इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं होगी। लेकिन अगर आप सोचो बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाना, जैसे आज के समय में हम बात करते हैं जैसे टाटा हो गए, रिलायंस हो गई, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, अडानी वगैरह की जो कंपनी होती है, तो इनको इस्टेब्लिश करने के लिए क्या होता है, हमें बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये क्या होता है, हमारे छोटे पैमाने के उद्योगों की क्या थी, यहाँ पर 3 विशेषता थी। आगे का हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने छोटे पैमाने के उद्योगों की विशेषता देख ली। अब हम बात करते हैं यहाँ पर औद्योगिक विकास में सरकार की भूमिका क्या थी। अब यहाँ पर हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझना है
कि ठीक है भाई, जो भी हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट चल रहे थे, हो रहे थे, गवर्नमेंट अपना कर रही थी, बट यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा जो आता है कि आखिर में हमें गवर्नमेंट की ही नीड्स क्यों पड़ी। बात समझ आता है। क्वेश्चन क्या है कि गवर्नमेंट के आपसे पूछा सकता है कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास में सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि हमारे को अगर इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप करना है तो उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों, ऐसा क्या रीज़न था, ऐसा क्या कारण था। तो इसके 3 सबसे जो बड़े कारण थे, पहला क्या था यहाँ पर, पूंजी का अभाव। क्या था, पूंजी का अभाव। अब इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, देखो कि उस समय जब ये पूरी घटना चल रही थी तो उस समय हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, छोटे छोटे लेवल की इंडस्ट्री थी, और उनके पास बहुत बड़ा क्या होता है, कैपिटल नहीं था, कैपिटल सोर्स नहीं था। लेकिन वही गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के पास एक अच्छा खासा कैपिटल का सोर्स था। तो इसलिए ऐसा अनुमान लगाया गया कि अगर हमारे इंडिया में इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करना है, औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है, तो गवर्नमेंट ही एक ऐसा साधन है, गवर्नमेंट ही एक ऐसा सोर्स है जो एक हैवी कैपिटल क्या होता है इकोनॉमी के अंदर क्या करके डालकर वो क्या कर सकती है, इंडस्ट्री सेक्टर को ग्रोथ करवा सकती है। तो इसलिए हमें क्या हुआ, क्योंकि उस समय बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको क्या पूंजी की बहुत सारी कमी होती थी, इसलिए हमने क्या हुआ, गवर्नमेंट को इन्वाइट किया यहाँ पर कि गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा कैपिटल का इकोनॉमी के अंदर डाला जाएगा, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ क्या होगी, निरंतर होती रहेगी। दूसरा कारण क्या देखा गया था, निवेश के लिए निम्न प्रेरणा। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि जब बात आ रही थी भाई देश को आगे बढ़ाना, ग्रोथ करना है, तो उस केस में क्या था कि कोई भी ऐसा नहीं था कि जो इंस्पायर्ड कर सके लोगों को कि आप आइए हमारे देश में इकोनॉमी को डेवलप करो, ऐसा कोई नहीं था। तो वहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, अपने आप को गवर्नमेंट वहाँ पर लाके खड़ी करी। क्यों, क्योंकि वही एक ऐसी सोर्स थी जिसके पास इन्वेस्टमेंट करने का बहुत बड़ा क्या अमाउंट था। अगर वो आई, जब गवर्नमेंट ने अपने आप को ही क्या वहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करने के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट को लगाएंगे यहाँ पर। अब उसको देखकर ही क्या होता है, बाकी लोग क्या होता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई, जो प्राइवेट सेक्टर से, वो जाके उनको क्या हुआ, इंस्पायर्ड हुए, और धीरे धीरे फिर वो लोग भी क्या हुआ, इकोनॉमी के अंदर आना शुरू हो गए। तो ये हमें समझना है कि निवेश के लिए प्रेरणा, कि गवर्नमेंट ही एक ऐसा सोर्स था जिसको ये बनना था कि अपने आप को इस तरह से प्रूफ करना था कि भाई आप भी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट आके यहाँ पर क्या खड़ी होती है, और वो क्या करती है, जो इन्वेस्टमेंट का एक बहुत हैवी जो अमाउंट होता है इकोनॉमी के अंदर डालती है, जिससे क्या होता है कि हमारे इंडस्ट्री सेक्टर की बहुत अच्छे से क्या ग्रोथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखो, सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि। अब यहाँ पर देखो गवर्नमेंट क्या थी, पूरी तैयारी के साथ थी। तो अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती बस भाई देश का ग्रोथ हो, जब देश का ग्रोथ तभी वो मतलब एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि जब देश के ग्रोथ के साथ साथ लोगों की भी ग्रोथ हो। तो सरकार ने क्या कहा कि यहाँ पर हमें ग्रोथ करवाना इंडस्ट्री सेक्टर की, वो बात ठीक है, एक सीमा तक वो ठीक है, लेकिन हमारे को अपने देश के लोगों के साथ भी क्या करना है, वहाँ पर न्याय करना है। तो सरकार ने क्या कहा कि हम देखो देश की ग्रोथ करेंगे, लेकिन ग्रोथ का जो हमारा मेन कारण होगा वो क्या होगा, सामाजिक न्याय। मतलब समाज के विकास के साथ साथ हम देश की ग्रोथ करेंगे, तभी हम देश की ग्रोथ को क्या सही मान सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा, सही नहीं होगा। तो सरकार ने क्या किया यहाँ पर कि देश की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, उन्होंने सामाजिक कल्याण से रिलेटेड या सामाजिक न्याय पर आधारित जितने भी कार्य होते हैं वो सरकार ने भी करना शुरू कर दिया। अब कैसे, जैसे आप कह सकते हो हॉस्पिटल्स हो गए, जो स्कूल्स हो गए, इसके अलावा जो गवर्नमेंट्स कंपनी होती है, हर एक चीज़ पे क्या होगा, गवर्नमेंट ने मतलब एक तरह का सोशल उस पर काम करना शुरू कर, जिससे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, भलाई कर सके। ठीक है, तो ये हमारे क्या आता है कि इन 3 कारणों को, ये 3 मेजर ऐसे कारण बनते हैं जिससे हमें ऐसा महसूस होता है कि भाई गवर्नमेंट का आना बहुत ज़रूरी था यहाँ पर। अगर गवर्नमेंट नहीं आती तो शायद आज इंडस्ट्री सेक्टर जो हमारा है, अच्छा बुरा जो भी है, इतना इस लेवल पे नहीं पहुँचता। तो इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट को इन्वाइट किया गया था। और सबसे देखो जो लास्ट टॉपिक हमारा रहता है यहाँ पर इस चैप्टर का, वो टॉपिक क्या कह रहे हैं, आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति। ठीक है, आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति। आप लोग हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, अगर जब आप लोग एग्जाम में बैठते हो ना, तो बहुत सारे क्वेश्चनों के जो आंसर्स होते हैं, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट हो, या कोई भी हो, तो उसके शब्दों के अंदर भी कुछ यहाँ पर क्या छिपी होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति का मतलब सीधा सा कह सकते हो आयत प्रतिस्थापन नीति से। अब इस नीति में क्या बात बताई गई थी, यह नीति क्यों लाई गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई जो डिसीजंस का उनका तरीका था ना, थोड़ा सा क्या इररिलेवेंट था। क्यों था, आप लोग खुद यहाँ पर समझिएगा।
गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम 1956 में, अब आप लॉजिक लगाओ, क्या हमारे जब हमने 1956 से लेके 1961 में हमने पॉलिसी मेक की थी, क्या हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी, क्या बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे? नहीं थे। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये कर गई कि उन्होंने क्या कर दिया, इस नीति को अपना लिया, आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति। इसका मतलब सीधा सा क्या फ़ायदा था, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा देखा गया था। इसका सीधा सा मतलब क्या था कि हमारे देश के द्वारा, इंडिया के द्वारा हम लोग जिन चीज़ों का बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिन गुड्स और सर्विस का बाहर से इंपोर्ट करेंगे, अब क्या करेंगे, हम उसको पूरी तरह से बैन कर देंगे। बैन करने का रीज़न क्या था कि हम नहीं चाहते थे कि हमारा जो कैपिटल वो आउट ऑफ कंट्री जाए, तो इसलिए हमने क्या करते उनको, तो उसको कहने कि हमने उसका एक तरह से सब्स्टिट्यूट बनाना अपने इंडिया में क्या शुरू कर दिया। फ़ायदा ये हुआ कि हमारे यहाँ पर लोगों को रोज़गार वगैरह मिलने लगा, बट नुकसान ये था कि हमारे पास क्या होता है कि हम कंपटीशन वगैरह की चीज़ों को लेकर क्या बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन जब होता है तो हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी ग्रोथ कहाँ पर है, हम उस सामने ले जो हमारा डिपेंडर है उस पर हम कैसे उसके सामने खड़े हो पा रहे। तो नुकसान ये हो कि हम दुनिया के साथ कंपटीशन नहीं कर पाए ये नीति अपनाकर। और अभी जब आगे पढ़ोगे ना, आगे पढ़ के हमने क्या कर दिया, उदारीकरण का जो प्रोसेस था उसके थ्रू क्या इसको हम कंप्लीट हटा देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनेगी देखो, आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति सभी पर आयत प्रतिस्थापन की निर्भरता नीति से है। मतलब कि जिन चीज़ों को हम बाहर से मतलब इंपोर्ट करते थे, अब हम क्या करेंगे, उनका एक्सपोर्ट करेंगे, उनको हम अपने यहाँ पर ही अपने इंडस्ट्री के अंदर ही बनाएंगे। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में घरेलू उद्योग को आयत प्रतिबंधता, मतलब अब जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था हमने उसमें क्या कर दिया कि बाहर से भाई कोई भी चीज़ों को हमें नहीं मंगाना है, उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हमने डलवा दी, और तथा शुल्क द्वारा संरक्षण प्रदान कर दिया कि अगर कोई करता तो वहाँ पर उसको क्या टैक्स देना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, लोग कम मात्रा में मंगाएंगे। तो ये हमारी क्या होती है, आयत प्रतिस्थापन नीति। तो फाइनली इसी वीडियो में हमारा क्या होता है कि जो चैप्टर आपका 4 होता है इंडियन इकोनॉमी का, वो भी फिनिश होता है। तो बात यार आती है, आप लोग हमेशा एक चीज़ को मिस कर जाते हो, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो पहले आप लोग भी इतना कर लीजिएगा, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितनी वीडियो हमारी आ रही है, अब ये सारी की सारी वीडियो आप कंपलसरी देखो, ये सारे क्या लेटेस्ट सिलेबस के पैटर्न पर क्या है आधारित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।